अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान माहम ज़ाहिर और मैं हूँ इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग की इफ्तिताही तकरीब और चौकों छक्कों की। तो जनाब, क्रिकेट के मतवालों का इंतजार खत्म हो चुका है। चौकों छक्कों की बरसात में अब चंद घंटे बाकी रह गए हैं। PSL का मेला रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में अब से कुछ ही देर बाद सजने को तैयार है। पाकिस्तान सुपर लीग की इफ्तिताही तकरीब में मारूफ गुलकार आबिदा परवीन, अली जफर, इब्रारुल हक, नताशा बेग, तलहांजुम और दीगर परफॉर्म करेंगे। इस मौके पर आतिशबाजी का मुजाहरा भी होगा। इवेंट के लिए सख्त हिफाजती हसार तैयार किया गया है। गर्म मौसम में लीग का इनेकाद एक चैलेंज है। तकरीब के बाद रावलपिंडी स्टेडियम में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स आमने सामने होंगे। इस्लामाबाद में PSL रूट्स पर ट्रैफिक को जुज़वी तौर पर मुअत्तल किया गया है। मरी रोड से सरीना और फैजाबाद आमदोरफ्त बंद की गई है। एक्सप्रेस वे, मरी रोड, फैसल एवेन्यू और श्रीनगर हाईवे पर सिक्योरिटी इंतजामात इंतहाई सख्त किए गए हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शहरियार खान। उनसे भी जान लेते हैं कैसी तैयारियां की गई हैं। जी शहरियार, बताइएगा इंतजामात कैसे देख रहे हैं, कैसी तैयारियां हैं, सिक्योरिटी के कैसे इंतजामात हैं PSL के हवाले से? रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां तमाम तर मुकम्मल है। यहाँ पर स्टेज तैयार किया जा चुका है और 7 बजे जो है ये म्यूजिकल शो जो है वो शुरू होगा और उसमें आपका परवीन, इब्रारुल हक है और अली जफर है, वो परफॉर्म करेंगे। वो रिहर्सल इस वक्त यहाँ पर जारी है उनकी और स्टेज उसके लिए तैयार है। उसके अलावा ज़बरदस्त किस्म की आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया जाएगा। इस जो PSL का सारा इवेंट है उसके लिए यहाँ पर ज़बरदस्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अतराफ में जो 3 मेट्रो के स्टेशन थे उनको बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक को, रवानी को और जो है उसी तरह मामूल के मुताबिक रखने के लिए जो है इंतजाम किए गए हैं रावलपिंडी इंतजामिया की जानिब से। और यहाँ पर इस स्टेडियम में 20,000 के करीब जो है शायकीन क्रिकेट जो है वो मैच देख सकते हैं। वो तमाम जो है यहाँ पर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं और रात 8:30 बजे आज इस्लामाबाद यूनाइटेड जो के दिफाई चैंपियन है उनके और दोपहर की चैंपियन लाहौर कलंदर के माबैन मैच होगा। तो आज इफ्तिताही तकरीब अब से कुछ ही देर बाद शुरू होगी, जिसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। बहुत शुक्रिया शहरियार, आपने आगाह किया। नाज़रीन, 34 मैचों पर मुश्तमिल ये टूर्नामेंट 6 टीमों के दरमियान 18 मई तक जारी रहेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन जीतने वाली टीम को 5 लाख अमरीकी डॉलर, जो तकरीबन 14.5 करोड़ रुपए बनते हैं, इनामी रकम दी जाएगी। जबकि रनर तीम को 2 लाख अमरीकी डॉलर यानी कि तकरीबन 5 करोड़ 61 लाख रुपए इनामी रकम मिलेगी। इसी सीज़न पर हम बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया है साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल साहब ने। अब्दुल साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अब PSL देख रहे हैं जी हम, तकरीबन 10 सीजन्स का ऑलमोस्ट ये हो चुका हुआ है। ये 10 साल जो गुजरे हैं ये कैसे गुजरे, और बाकी जो दीगर जो लीग्स हो रही हैं दुनिया भर में, अगर उसके मुकाबले में देखा जाए तो PSL आपके ख्याल में किस हद तक अपना मकाम बना पाया? देखिए, मेरा ख्याल है कि जब PSL का आगाज हुआ था तो IPL के बाद इसको कंसिडर किया जाता था कि एक बहुत बड़ा ब्रांड है और सेकंड बेस्ट लीग है वर्ल्ड की। उसमें तो आपकी तैयारी भी अच्छी थी शुरू में। उसमें जो आपके फैंस थे उनकी भी बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट थी। आपके जो प्लेयर्स थे वो भी इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म कर रहे थे। और पाकिस्तान की अगर रिप्यूट अगर 10 साल पहले देखी जाए इंटरनेशनल क्रिकेट में तो वो बहुत ही बेहतर थी। और पाकिस्तान जो फिनिश कर रहा था वो अमंग द टॉप टीम्स में फिनिश कर रहा था। तो इसी वजह से आपके पास ब्रॉडकास्टिंग राइट्स भी आ रहे थे, स्पॉन्सरशिप भी आ रहे थे। PSL भी काफी अरूज पे गई है, मगर भी द पैसेज ऑफ द टाइम हम उसको उस तरह का ब्रांड बनाने में नाकाम रहे हैं। और इसमें नेग्लिजेंस आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रही है। और उसमें जो लोग हायर किए जाते रहे हैं वो कि हाईली प्रोफेशनल नहीं थे, उनको ओबलाइज किया जाता रहा, जिसकी वजह से अभी इसमें वो चार्म बरकरार नहीं रखा। और जो सेकंड पोजीशन थी IPL के बाद वो भी अब कहीं वो काफी दूर चली जा चुकी है। क्योंकि इसमें होता क्या है कि जब आपकी टीम परफॉर्म कर रही होती है और आप पहले 1-2 रैंकिंग में फिनिश कर रहे होते हैं, आपके आपके जो सुपरस्टार्स हैं वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, तो फिर एक ब्रांड आपका बन जाता है। फिर आपके स्पॉन्सरशिप्स आ जाती है, आपको ब्रॉडकास्टिंग जैसे कि राइट्स आपने का चाम बड़ा की बात की, ये यकीनी बात है कि जिस तरह की परफॉर्मेंस हम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की देख रहे हैं उस तरह से अब अवाम का भी एतमाद नहीं रहा, वो चाम भी नहीं रहा कि स्टेडियम्स का रुख करें और मैचेस देखें। वरना एक टाइम था कि PSL को भी इस तरह से मनाया जाता था कि कोई फेस्टिवल है। आपको लगता है अब ये जो 10वां एडिशन है इसमें जो टीमें शरीक हो रही हैं, हाई प्रोफाइल क्रिकेटर्स भी शरीक हो रहे हैं, उस तरह से एतमाद बहाल होगा दोबारा से? देखिए, देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस सिलसिले में अपनी क्या काविश कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर मैंने जो चीज़ नोट की है
क्योंकि एज ए क्रिकेट एनालिस्ट आपको एक फेयर तजज़िया आवाम के सामने रखना चाहिए। तो बात यह है कि जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सीरियस नहीं होगा और ऑब्लिगेशन का इनका ये जो खेल है खत्म नहीं होगा, तब तक आप इसको बड़ा ब्रांड बना नहीं सकते। क्योंकि बाज़ प्लेयर्स ऐसे हैं कि जिनकी T20 क्रिकेट में किसी भी जगह पे कोई जगह नहीं बनती और वो अपनी अपनी टीमों की न सिर्फ क़यादत कर रहे हैं बल्कि लीड कर रहे हैं और रिटाई से वो 10-10 मैचेस भी पूरे के पूरे किए रहे हैं। दूसरी जानब जो आपकी हाईली टैलेंटेड बच्चे होते हैं, जिस तरह सफियान मकीम है, उसने पाकिस्तान टीम में आके अपना नाम बनाया। इरफात मिनाज था, महरान मुमताज था और भी कासिम अकरम जैसे टॉप क्लास प्लेयर थे जो बड़ा ब्रांड बन सकते थे, उनको कम्प्लीटली नजरअंदाज किया गया। वो 10-10 मैचेस बाहर बेंच पर बैठे रहे। तो जब तक ये सीरियसनेस नहीं आएगी आपके क्रिकेट बोर्ड में, मेरिट नहीं आएगा, आपका जो आप अपनी लीग को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आपको प्लेयर्स को स्ट्रॉन्ग नहीं करना पड़ेगा, आपको लोगों को उसमें से निकालना पड़ेगा ताकि आपके जो कंट्री का नाम है वो ऊपर जाए। तो जब तक आप सीरियस साहब ये भी बताइएगा, जैसे कि 6 टीमें हैं, आप इन 6 टीमों की आपको इनका कम्बिनेशन आपको कैसा नजर आ रहा है? और खासतौर पर अगर आज के मैच की बात कर ली जाए, लाहौर और इस्लामाबाद का मैच है, तो इन दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए, कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाए, तो किसका पलड़ा आपको भारी नजर आता है? देखिए, अगर बॉलिंग बात की जाए तो लाहौर की बॉलिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। उसमें शाहीन अफरीदी आ जाता है, आपके हारिस रऊफ है, जुमान खान है, जहांदाद खान है और ये करंट लाट है आपके फास्ट बॉलर की और बेस्ट फास्ट बॉलर जो आपकी कंट्री में इस वक्त है उनकी है। तो दूसरी जानिब अगर इस्लामाबाद को देखें तो वहाँ पे उनकी जो बैटिंग लाइन है वो थोड़ी बेहतर नजर आती है। उसमें आजम खान है, हैदर अली हैं, उसमें आपके शादाब खान है और इस तरह के काफी प्लेयर्स उसमें शामिल हैं। तो मेरा ख्याल है कि कॉन्टेस्ट अच्छा होगा क्योंकि उसमें ये है कि जो लास्ट इस्लामाबाद की जो पोजीशन थी वो बहुत बेहतर रही है और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया और एज ए टीम वो बहुत अच्छा उन्होंने किया क्योंकि एक बड़ा अच्छा एक मिक्सचर है। उसमें सीनियर प्लेयर्स भी हैं, अमाद वसीम भी हैं, जूनियर्स भी हैं। तो वो मेरा ख्याल है कि उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया था। एक अच्छा कॉन्टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब्दुर्रऊफ साहब, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद थे। और यकीनन ये बहुत अच्छी खबर है उन क्रिकेट शायकीन के लिए जो कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट होती हुई देखना चाहते हैं। आपको याद है कि कई साल तक ये इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान से रूठ गई थी, फिर बाकायदा तौर पर PSL को लॉन्च किया गया और उसके बाद एक के बाद एक कामयाब सीजन हुए हैं। अब 10वां सीजन जो है वो आज से शुरू हो रहा है। कुछ ही देर बाद आप इसकी इफ्तिताही जो सेरेमनी है वो भी देख सकेंगे। बहरहाल जी आगे बढ़ते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ अपने वफ़द के हमरा बेलारूस के 2 रोज़ा दौरे पर गुज़श्ता रोज़ पहुंचे तो बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म अलेक्जेंडर थॉर्सन ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट पर बेलारूस में पाकिस्तानी सिफारतखाने के अफसरान भी इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का आज बेलारूस में ऐवान आज़ादी आमद पर शानदार खैर मकदम किया गया। बेलारूस की मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से मुसाफा किया और इस्तकबालिया तकरीब में दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। बाद अज़ां वज़ीर-ए-आज़म ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने वफ़द के अरकान का बेलारूस के सदर से तारुफ करवाया, जबकि बेलारूस के सदर ने भी अपने हुकूमती अरकान को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुतारिफ करवाया। बाद अज़ां दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदों और मफाहमत की याददाश्तों के तबादले की तकरीब में पाकिस्तान की वज़ारत दिफा और बेलारूस की वज़ारत दिफा के दरमियान फ़ौजी ताउन का मुआहदा हुआ। रूस की फौजी सनत की स्टेट अथॉरिटी और वजारत दिफाई पैदावार पाकिस्तान के दरमियान फौजी तकनीकी ताउन से मुतालिक 2025 से 27 का रोड मैप तय किया गया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार राना कैसर साहब। राना कैसर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, वज़ीर आज़म के इस 2 रोज़ा दौरे को आप कितना अहम समझते हैं और अब तक कितनी मुफाहमती और यादाश्तों पर जो है दस्तखत हो चुके हैं? देखिए महम, पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान जो सफारती ताल्लुकात हैं उनको तकरीबन 30 साल का अरसा हो चुका। 1994 में डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम हुए थे इन दोनों ममालिक के दरमियान और उस वक्त से लेके आज तक इन 30 सालों में पाकिस्तान और बेलारूस बहुत करीब आए। और पाकिस्तान का आप अगर देखें, ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जब भी हुकूमत होती है तो बेलारूस के साथ इनके मुआहदे भी होते हैं, MOUs भी होते हैं और बायलैटरल विजिट्स भी होते हैं। अभी आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले बेलारूस के प्रेसिडेंट पाकिस्तान आए थे और अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और उनके बड़े भाई साबिक वज़ीर आज़म भी उनके हमरा हैं इस वक्त बेलारूस में। देखिए, इस वक्त बेलारूस की जो सिचुएशन है वो ये कि इंटरनेशनली बेलारूस इज़ अंडर प्रेशर। डेमोक्रेसी रिलेटेड सैंक्शंस वहाँ पे लगी हुई हैं उनके ऑफिशियल्स पे, उनके प्रेसिडेंट पे। तो बेलारूस भी एक ऐसा एवेन्यू एक्सप्लोर कर रहा है, ऐसे एवेन्यू की तलाश है जहाँ पे बायलैटरल ट्रेड हो सके,
इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन हो सके, आगे बढ़ा जा सके। तो पाकिस्तान भी नेचुरली जो इस वक्त हम तलाश कर रहे हैं कि हमारे मुल्क में इन्वेस्टर आए, बाहर से लोग यहाँ पे आए, तो हम भी एक ऐसे एवेन्यू की तलाश में हैं। और बारहा बेलारूस के साथ हम जो है वो मामलात को आगे लेके बढ़ते हैं पॉलिटिकली एंड डिप्लोमेटिकली। आपको याद है कि दोनों ममालिक के दरमियान ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट के हवाले से काफ़ी मामलात तय पा चुके हुए हैं और मुआहदात भी हुए हैं। और अभी भी आप देखिए कि जो मुलाकात हुई है दोनों ममालिक के सरबराहान के दरमियान, वहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर और माइनिंग इक्विपमेंट के हवाले से बात हुई। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बेलारूस से कहा कि वो अपना एग्रीकल्चर इक्विपमेंट तैयार करने के लिए पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, यहाँ पे इंडस्ट्री लगाई जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये दोनों में बहुत सारी मुबासलियत भी है हमारे और बेलारूस के दरमियान, पॉलिटिकली भी एंड अदरवाइज भी। और ख़ास तौर पे जिस वक्त अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया तो उसकी जद में पाकिस्तान भी है और बेलारूस भी है, और बाकी इंटरनेशनली भी हम देख रहे हैं कि तमाम ममालिक इसमें हैं, इसकी जद में आए हुए हैं। और ये अब कैसी सिचुएशन डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है कि लोग ऐसी मौके तलाश करें, ऐसे ममालिक को तलाश करें जहाँ पे उनको ट्रेड बैरियर का सामना ना हो और उनकी जो दरामदात हैं उनमें इजाफा हो सके, बरामदात भी उसी तरह आएँ और वो जो टैक्स बैरियर है, टैक्स बर्डन है, वो कम से कम हो। तो बड़ा सिग्निफिकेंट विजिट है इस वक्त अगर देखा जाए, ख़ास तौर पे जब अमेरिका ने टैरिफ जो है वो अनाउंस किया तो उसमें पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान, जैसे मैंने पहले कहा, कि बहुत सारी मुमासलियत पाई जाती है बहुत सारे मामलात के अंदर, पॉलिटिकल एंड अदरवाइज। तो उसमें मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा कदम है हमारा पाकिस्तान की तरफ से भी। अगर इस दौरे की बात की जाए तो इसकी ख़ास बात एक ये भी है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ भी इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा इस दौरे पर मौजूद हैं। फिर वज़ीर आला पंजाब भी इस दौरे पर मौजूद हैं, मरीम नवाज साहिबा। वज़ीर ख़ारजा और साबिक और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी मौजूद हैं, वज़ीर इत्तलात भी हैं। तो बड़ा फुली लोडेड किस्म का जो वफ़द है वहाँ पर मौजूद है। क्या इन तमाम लोगों की वहाँ पर मौजूदगी ये भी गैर मामूली चीज़ है? और ये बताइएगा, इन दोनों ममालिक में अगर जैसे भी हम देख भी रहे हैं कुछ मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत भी हुए हैं, मुआहदे भी हुए हैं, उनके सदर भी कुछ टाइम पहले पाकिस्तान का विजिट कर चुके हैं, मुआशी तौर पर पाकिस्तान को इसका कितना फ़ायदा हो सकता है? देखिए, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तमाम क़यादत जो है वो इस दौरे में मौजूद है वहाँ पे। और जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि ख़ास तौर पे जब भी पाकिस्तान में PMLN की गवर्नमेंट होती है तो बेलारूस के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो अब मज़ीद आगे जाते हैं। और ये इसकी बहुत सारी वजूहत भी हो सकती हैं, शायद कोई पर्सनल भी हो सकती हैं, इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकती हैं, बिज़नेस कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, फैमिली टू फैमिली भी हो सकते हैं, कंट्री टू कंट्री भी हैं। तो बुनियादी चीज़ यही है कि पाकिस्तान को फ़ायदा तभी होता है कि अगर बेलारूस जो है वो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट के हवाले से पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाता है तो पाकिस्तान में प्रोबेबली लेबर आपको चीप मिलेगी। और दूसरा, माइनिंग सेक्टर, जैसे पाकिस्तान इस वक्त शो केस कर रहा है अपने माइनिंग सेक्टर को। अभी आपको याद है कि एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस भी हुई पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, तो इसको भी शो केस किया जा सकता है दुनिया के तमाम कैपिटल्स में कि पाकिस्तान में माइनिंग सेक्टर जो है उसमें बहुत पोटेंशियल है। और अगर इन्वेस्टर्स यहाँ पे आए और ख़ास तौर पे कुछ ममालिक अगर आना चाहते हैं तो वो भी आए तो उनके लिए भी यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मौजूद है। तो बुनियादी तौर पे तो ये दो एरियाज़ हैं इमरान, जिसको मैं एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से और माइनिंग सेक्टर के हवाले से कहता हूँ कि अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी कोई ममालिक पाकिस्तान की तरफ आते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर और माइनिंग सेक्टर में जो है इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, आ सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे साथ मौजूद थे राना कैसर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और ये दौरा बहुत ही इंपॉर्टेंट समझा जा रहा है, बहुत सी मुख्तलिफ यादाश्तों पर और ताउन भी किया गया है, तबादला ख्याल भी किया गया है और 1-on-1 मुलाकातें भी जारी हैं और इसके दूरअंदेश फ़ायदे भी हासिल होंगे पाकिस्तान को। जी आगे बढ़ते हैं। शहर कायद कराची में बड़ी गाड़ियों के हादसात न थम सके। मुश्तइल शहरियों ने सखी हसन के करीब मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारकर जख्मी करने वाले वाटर टैंकर को नजरे आतिश कर दिया है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक वाटर टैंकर ड्राइवर नाज़िमाबाद के करीब इमरान नामी शहरी को टक्कर मारकर फरार हुआ तो शहरियों ने ताक़ुब किया, जिस पर टैंकर ड्राइवर ने मजीद रफ्तार बढ़ा दी और मुतादिद मोटरसाइकिलें गिराता हुआ निकल गया। सखी हसन के करीब वाटर टैंकर ड्राइवर से बेकाबू होकर उलट गया तो शहर ने उसे आग लगा दी, जबकि मोटरसाइकिल सवारों ने दूसरे टैंकर के शीशे भी तोड़ दिए। ड्राइवर और क्लीनर को मौका देखकर फरार हो गए वो लोग। और गुज़श्ता रोज़ भी कराची के इलाके नॉर्थ कराची में पावर हाउस चुरंगी करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शख्स जख्मी हुआ। इसी पर बात कर लेते हैं, हमें ज्वाइन
के लिए हमारे नुमाइंदे आसिफ अली सैयद ने। आसिफ, ऐसे वाक़यात अब रूटीन वहाँ पर कराची की रूटीन अब बन चुके हुए हैं, तो पिछले 1-2 रोज़ में ऐसे कौन से वाक़यात हुए हैं और इसको कंट्रोल करने के लिए अब हुकूमती सतह पर या इदारा जाती सतह पर क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये जो ट्रैफिक हादसा हैं, ख़ास तौर पर हैवी ट्रैफिक से जो हादसा हो रहे हैं उससे निपटने के लिए अब शहरियों ने खुद ही जो है अपनी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे अब लोग जो है बहुत होशियार हो गए हैं और वो बस अब इस इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि जिस तरह से कोई हादसा हो उसके बाद लोग उस गाड़ी के पीछे लग जाएं और उसके शीशे तोड़ें और उसको आग लगा दें और कानून अपने हाथ में ले लें। तो इस हवाले से पुलिस हुक्काम से जब हमारी बात हुई कि भाई इस तरह से अगर होगा तो इस तरह शहर के हालात ख़राब होने का भी बहुत अंदेशा होता है, तो उस पर उनका यही कहना था कि हुकूमत सिंध ने इस हवाले से बहुत सख्त इकदाम करने का फैसला किया, लेकिन इसके नतायज उन्होंने कहा कि दूर रस होंगे, लेकिन ये फौरी तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता कि ऐसी चुटकी बजाते कोई तब्दीलियां अमल में आ जाएं और लोगों को उसका असरात नज़र आने लगे जो फैसले किए जा रहे हैं। उनका यही कहना था कि इस वक्त कानून साजी भी की जा रही है और कानून साजी इस तरह से होगी कि उसका डोप टेस्ट भी किया जाएगा, जो टैंकर और ये वाटर टैंकर के ड्राइवर्स होते हैं उनका मौके पर भी किया जाएगा डोप टेस्ट, और उसके अलावा इनके लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन गाड़ियों की जो है वो मनसूख करने के कवानीन भी बनाए जा रहे हैं और बहुत सख्त हिदायत की जा रही है। और ख़ास तौर पर मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ भी बहुत ज़्यादा सख्त इकदाम किए जा रहे हैं कि जो मोटरसाइकिल पर हेलमेट नहीं पहनेगा। लेकिन आसिफ, ये चीज़ें तो हम काफ़ी टाइम से सुनते आ रहे हैं और हुकूमत भी कह रही है हमने मजीद सख्ती कर दी है, कानून पर अमल दरामद करवाया जा रहा है, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर जुर्माने भी किए जा रहे हैं। तो जैसे ही हुकूमत कोई मौक़िफ़ लेती है या मजीद सख्ती करती है, ऐसे वाक़यात में मजीद इजाफा हो जाता है। असल इसका हल क्या है हुकूमत के पास? बस हुकूमत का पास हल सिर्फ अभी तक तो यही नज़र आ रहा है कि वो सिर्फ पाबंदियां लगा रही है। जिस तरह से उन्होंने एक डंपिंग पॉइंट बनाया है बहुत बड़ा ये नॉर्दर्न बाईपास की तरफ, जहाँ पर ये जो बोसीदा गाड़ियां हैं ये बिल्कुल जो चलने के काबिल नहीं होती, बसें या ट्रक या डंपर या जो भी ट्रेलर्स वगैरह होते हैं उनको जब्त किया जा रहा है। इस वक्त सैकड़ों गाड़ियाँ वहाँ पे भी बंद कर दी गई हैं और उनको बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। उनका ये कहना है कि उनकी रजिस्ट्रेशन मनसूख होगी, क्योंकि अब वो बिल्कुल ही मतलब अपनी म्याद पूरी करने के बाद भी कई साल ऊपर वो हो चुका है और गाड़ियां जो इस तरह की चल रही हैं जो जिनकी फिटनेस ही नहीं होती चलने की, और वो गाड़ियां इस वक्त सड़क पर मौजूद होती हैं। तो ये उनका भी कहना था। और दूसरी जानिब जैसे कि आप कह रहे हैं कि कानून भी मौजूद है और हुकूमत भी कानून पर अमल दरामद करवाने की कोशिशें भी कर रही है। ये मामला अदालत तक भी गया, अदालत की जानिब से भी नोटिस जारी किया गया जी, हैवी ट्रैफिक के लिए टाइमिंग मुकर्रर की गई है, क्या उस पर अमल दरामद हो रहा है? क्योंकि सख्ती से कहा गया था कि इस टाइमिंग को फॉलो किया जाएगा, वो कातेकार होंगे हैवी ट्रैफिक के लिए, तो वो सड़कों पर नजर आ रहा है कानून? देखें वो तो नज़र नहीं आता, क्योंकि जब बात होती है वाटर टैंकर्स की तो वो ये कहा जाता है कि ये तो ज़रूरी बिल्कुल चीज़ है, पानी इसको तो नहीं रोक सकते वाटर टैंकर्स को, और ना उनकी हद रफ्तार पे वो सिर्फ कंट्रोल करवा लें अगर हुकूमत तो यही काफ़ी हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं सड़कों पर दंदनाते फिर रहे होते हैं, अपनी रफ्तार से ज़्यादा रफ्तार से ये ट्रक चल रहे होते हैं, वाटर टैंकर चल रहे होते हैं। दूसरे जो बजरी और इस तरह के सीमेंट वगैरह की जो सामान होते हैं जो ट्रकों में आ रहे होते हैं या डंपर्स में आ रहे होते हैं, उसको भी ये कहा जाता है कि ये तो तामीराती सनत के हवाले से काम हो रहे हैं, तो इनको भी नहीं रोका जा सकता। इसके अलावा और फिर कौन सा हैवी ट्रैफिक होता है जिसको सड़कों पर आने से रोका जाएगा? टाइमिंग की पाबंदी तो हमको कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही है। आप जिस वक्त भी निकल जाएं आपको उस वक्त ट्रैलर भी नज़र आ जाएंगे सड़क पे, डंपर भी नज़र आ जाएंगे, वाटर टैंकर भी नज़र आ जाएंगे, अपनी लाइन में नहीं चलते हुए नज़र आएंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से चलते हुए नज़र आते हैं बेहतियाती से। बस यही वजह है कि सख्ती जब तक बहुत ज़्यादा नहीं की जाएगी तो ये किसी तरह से खास अमल दरामद इस पर नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया आपका आसिफ अली सैयद, आपकी क्या फ़ायदा उन फैसलों का जिन पर अमल दरामद नहीं होना, क्या फ़ायदा उन कवानीन का? हैरानकुन बात है, हम कल भी इस पर बात कर रहे थे और हुकूमती नुमाइंदगान कहते हैं कि जी मोटर बाइक वाले की गलती हो सकती है या ये हर अफराद जो है वो अपनी जिम्मेदारी ले और सड़कों पर निकलता है तो जिम्मेदारी उठाए। लेकिन जैसे कि हमारे रिपोर्टर ने बताया कि जी डंपर या ये बड़ी बड़ी जो ट्रक हैं पानी के वाटर हैवी ट्रैफिक जो है वो रूल ही फॉलो नहीं कर रही है, तेज़ रफ्तारी बहुत ज़्यादा है या फिर अपनी लेन की जो है वो परवाह किए बगैर ही इस तरह से ट्रैफिक जो है रवा दवा है। तो इस पर हुकूमत को अपनी जो है एक्शन लेने की ज़रूरत है और हुकूमत जब एक्शन लेगी तभी ये हादसात जो हैं कंट्रोल हो सकते हैं। तो प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे जिला झंग के थाना वरयाम के इलाके में जमींदार का अपनी 10 साला घरेलू मुलाजिमा पर डंडों से बहिमाना तशद्दुद से 10 साला बच्ची अनीला जाँ बहक हो गई, जिसके बाद मुलजिम ने बच्ची की लाश को नहर में फेंक दिया। मुलजिम समर शाह नामी जमींदार ने कत्ल का एतराफ़ दौरान तफ्तीश पुलिस को किया और पुलिस राय के मुताबिक मुलजिम ने एतराफ़ किया कि लड़की को कत्ल करके लाश नहर में फेंक दी थी। मुलजिम ने
घर में गंदगी साफ ना करने पर मुलाजिमा को जो है वो डंडों से तशद्दुद का निशाना बनाया और मुलजिम के तशद्दुद के बायस लड़की दम तोड़ गई थी। पुलिस ने मुलजिम की वालिदा शाहीना और भाई रईस शाह और बीवी खदीजा को भी गिरफ्तार करके शामिल तफ्तीश कर लिया है, जबकि नहर से लड़की की लाश करने के लिए ऑपरेशन भी इस वक्त जारी है। इसी पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद शहरोज इबाद हमारे साथ मौजूद है। शहरोज, ये क्या मामला है और अब तक क्या कार्रवाई हुई इस पर? देखिए, ये बड़ा ही अफसोसनाक वाकया है जो झंग में पेश आया है। ये समर नामी जमींदार है जिसके घर में 10 साला मुलाजमा अनिला जो है वो काम करती थी। इस बच्ची की सिर्फ गलती ये थी कि इसने सफाई को ठीक से नहीं की थी, जिस पर इस समर शाह नामी जो जमींदार है इसने उसको ना सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाया बल्कि इसको डंडों का वार करके से जो इसको जहाँ बक भी कर दिया। सबसे पहले 14 मार्च को इस घरेलू मुलाजमा की गुमशुदगी की जो है वो रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, क्योंकि जब ये बच्ची नहीं मिल रही थी तो इसके वालिदैन बहुत ज्यादा परेशान थे। इन्होंने जो है वो थाना वरियाम में जो झंग का थाना है वहाँ पर गुमशुदगी के हवाले से जो है रिपोर्ट दर्ज कराई। बाद में इसकी जो तहकीकात आगे चली तो पता चला कि ये जिसके घर में काम करती थी उसी ने ही इसको जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया है और इसकी लाश को नहर में फेंक दिया था। जब यहाँ पे ये बात क्लियर कीजिएगा, जैसे कि आपने कहा कि गुमशुदगी की दरखास्त दर्ज करवाई गई थी, पेरेंट्स को नहीं पता था कि ये एज अ मुलाजिमा काम कर रही है? देखिए, वालिदैन ने ही ये दरखास्त जो है वो थाने में दी थी क्योंकि बच्ची नहीं मिल रही थी। बच्ची इनके पास आई थी 13 मार्च को इनके घर में थी। 14 मार्च को जब बच्ची नहीं मिल रही थी तब ही इनके वालिदैन ने जो है वो एप्लीकेशन दी थी थाने वरियाम में कि हमारी बच्ची जो है वो नहीं मिल रही, इसका पता किया जाए। तो तहकीकात जब आगे चली हैं तो फिर जाकर पता चला कि ये जिसके घर में काम कर रही है समर शाह नामी, इसी ने ही जो है इनको इस बच्ची को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया था और इसकी लाश जो है वो नहर में फेंक दी थी। और दौरान तफ्तीश इसने इस चीज का जो है वो अपनी गलती का जो है एतराफ भी कर लिया, अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस वक्त पुलिस ने इसकी जो वाइफ है उसे भी और उसके जो भाई है उसको भी हिरासत में लिया हुआ है और इस वक्त जो लाश है इस बच्ची की उसकी तलाश जो है इस वक्त जारी है झंग में, क्योंकि लाश जो अभी तक नहीं मिली है। तो पुलिस का ये कहना है कि पहले हमने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया था, अब 302 जो कत्ल का मुकदमा है उसकी दफात भी साथ लगा रहे हैं। आपने बताया कि समर शाह को तो गिरफ्तार कर लिया गया था पहले, उसके बाद इनकी वालिदा को, भाई को और इनकी वाइफ को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या इस जुर्म में कोई और भी मुलव्विस था, यानी कि समर के अलावा इसकी वालिदा, इसका भाई या इसकी वाइफ? कुछ पता चल सका? जी बिल्कुल, पुलिस का ये कहना है कि ये पूरी फैमिली जो है वो इस केस में जो है वो मुलव्वस है। इसकी वालिदा भी, इसकी वाइफ भी और उसका भाई भी, तमाम को जो है हिरासत में लिया हुआ है और तहकीकात आगे बढ़ रही है। 9 अप्रैल को तफ्तीश जब शुरू हुई थी तो इसने इस चीज का जो है एतराफ कर लिया था और आज बाकायदा तौर पर ये सारी चीजें सामने भी आ गई हैं और मुकदमा जो 302 का होता है कत्ल का, वो भी जो है वो दर्ज कर लिया गया इसके खिलाफ और मजीद तहकीकात जारी हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस बच्ची की लाश को इसने नहर में फेंक दिया था तो इसको वहां पर लेकर गए हैं जहाँ इसने फेंका था, वहां पर रेस्क्यू टीमें मौजूद हैं और इस बच्ची की लाश को भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लाश को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। शहरोज, ये भी बताइएगा, ये जो मुलाजमा है इसके वालिदैन की जानिब से कोई बयान सामने आया? जी बिल्कुल, वालिदैन के जो है वो बयान सामने आया है। उन्होंने अपनी जो है पुलिस को बयान दिया है कि हमारी बच्ची इसी के घर जो रह रही थी और काफी अरसे से इन्हीं के पास थी। तो अब क्योंकि यकीनन जो चीजें सामने आ गई हैं तो उस पर उन्होंने यही कहा है कि यही हमारा जो है वो मुलजिम है समर शाह, इसी के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाए। तो पुलिस ने उन्हीं की दरखास्त पर अब जो है वो जो कत्ल की दफात होती है 302 उसके तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। सही, कत्ल की दफात के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया शहरोज इबाद, वक्त देने के लिए। कार्रवाई भी की जा रही है और कितनी अदम बर्दाश्त है कि सिर्फ गंदगी साफ न करने पर वार किया गया उस पर और उसको जख्मी करके जाँ बहक कर दिया गया। बहुत ही अफसोसनाक बात है। आगे बढ़ते हैं जी। महकमा ज़राअत की टीम का सरगोधा में लाहौर रोड पर वाक़े इंडस्ट्रियल स्टेट जोन में छापा। टीम ने बड़ी मिकदार में गोदाम से जाली खाद के मुताबिक बैग्स बरामद कर लिए हैं। बगैर रजिस्ट्रेशन के फैक्ट्री में जाली खाद तैयार की जा रही थी और जाली खाद को सरगोधा के मुख्तलिफ इलाकों में काश्तकारों की बड़ी कंपनीज के लेबल्स लगाकर फरोख्त किया जा रहा था। जी हाँ, DAP, नाइट्रोफास्फेट और दीगर इक़साम की खाद के जाली बैग्स तैयार किए जा रहे थे। डायरेक्टर ज़राअत का कहना है कि खाद में मुख्तलिफ केमिकल्स के साथ मिट्टी, रेत और दीगर गैर ज़रूरी अशिया शामिल की जा रही थी। ये मुनज़्ज़म नेटवर्क जाली खाद तैयार और फ़रोख्त करने के अलावा
इस मकरू धंधे में भी मुलव्वस है और नेटवर्क के दीगर अफराद तक जल्द पहुंच जाएंगे। तो ये जी सरगोदा में ये सारा मामला हो रहा था और जाली खाद बनाई जा रही थी और लोगों को इस तरह से लूटा जा रहा था और जो मुतल्लिका इदारे हैं वो खामोश तमाशाई बने हुए हैं। कितना आसान है पाकिस्तान के अंदर कि आप कोई भी जाली चीज़ बनाएं और उसको फ़रोख्त भी कर दें और किसी को पता भी ना चले और चेक एंड बैलेंस भी और मेरे ख्याल में ये सारा मामला जो होता है वो इदारों की मिलीभगत से होता है, चूँकि हमें पता है कि जो मुतल्लिका इदारे होते हैं उनकी नज़र में ये चीज़ होती है और वो इस पर काफ़ी नज़र भी रखते हैं और अगर उनको साथ मिला लिया जाए तो ये काम जाली काम जो है वो थोड़ा सा आसान भी हो जाता है। प्रोग्राम में और भी बात करेंगे, फिलहाल यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। वेलकम बैक जी। अमेरिका ने चीनी दरामदात पर टैरिफ में मजीद 125% इजाफा कर दिया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक चीनी अशिया पर टैरिफ अब 145% हो गया है और ये 145% नया टैरिफ पहले से मौजूद 20% टैरिफ के अलावा है। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कई नए टैरिफ 90 रोज़ के लिए उन्होंने मुअत्तल करने का ऐलान करते हुए चीनी मसनूआत पर आए टैरिफ में मजीद 21% इजाफा करके टैरिफ 125% कर दिया था। ताहम इस दौरान सबसे कम आयद करदा टैरिफ 10% का निफाज फौरी तौर पर नाफिजुल अमल कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि 75 से ज़ायद ममालिक ने टैरिफ के हवाले से मुज़ाकरात के लिए राब्ता किया है। ये वो ममालिक हैं जिन्होंने अमरीका के खिलाफ जवाबी इकदाम नहीं उठाया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर मईशत आबिद सुलैरी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, जिस तरह से ये टैरिफ लगा दिया गया है पाकिस्तान पर और दीगर ममालिक पर मुआशी तौर पर क्या असरात हो सकते हैं? जी, दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ये जो एक टैरिफ वॉर है, ये इसमें कोई भी विनर या कोई भी बेनिफिशियरी नहीं होगा। ये तमाम कंज्यूमर जो हैं, खा वो अमेरिका में हो या अमेरिका से बाहर हो, वो इसका यकसा नुकसान उठा रहे होंगे। दूसरी इसमें चीज़ ये है कि कल को अगर ट्रंप ये तमाम टैरिफ वापस भी ले लेते हैं तो वो जो एक एतमाद का टूटना है और रूल बेस्ड जो तजारती सिस्टम था WTO का, ग्लोबलाइजेशन जो पिछले 20-25 सालों में जो परवान चढ़ रही थी, ये उससे एक मुकम्मल डिपार्चर है और शायद दुनिया जो है वो एक नए रीजनल ब्लॉक्स की तरफ जारी होगी, जिसमें मुझे लग ये रहा है कि चाइना ज़्यादा मजबूत होगा और अमेरिका जो है वो आइसोलेशन का शिकार होता जाएगा। क्योंकि अब तक डोनाल्ड ट्रंप के जो मुख्तलिफ इक़दाम हैं उन्होंने दोस्त और दुश्मन सभी को यकसा मुतासर किया है और वो तकरीबन सभी का एतमाद खो चुके हैं। तो अब हमने देखा कि यूरोपियन यूनियन जो है उन्होंने भी कल ऐलान कर दिया कि वो मिडल ईस्ट के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे होंगे। इससे पहले दिसंबर में उन्होंने लैटिन अमेरिका के साथ एक ट्रेड पैक्ट जो था वो साइन किया था। चाइना और EU जो है वो अपने रेल लिंक बेहतर कर रहा है और वो अपनी निगोशिएशन कर रहे हैं। EU पिछले महीने उन्होंने इंडिया के साथ विजिट किया EU प्रेसिडेंट ने और वहाँ पे भी उन्होंने जाके इंडिया के साथ तजारती पैक्ट्स जो हैं उनको डिस्कस किया। तो गालिबन जो जिस चीज़ से ट्रंप ने इब्तिदा की थी ब्रिक्स कंट्रीज को वार्निंग दे के कि अगर उन्होंने डॉलर से हटने की कोशिश की तो टैरिफ लगा दूंगा, तो अब वो उसी सिंक पे दुनिया को धकेल रहे हैं। आज जो डॉलर की प्राइस है वो यूरो के मुकाबले में 5 सालों की सबसे कमतर सतह पे है। यानी ना सिर्फ ये कि अमरीकी तजारती जो असूल हैं उन पे से तमाम दुनिया का हटना शुरू हो जाएगा, बल्कि डॉलर एज ए रिजर्व करेंसी वो भी वीक हो रही होगी। तो इसलिए मैं ये कह रहा था कि ये एक लूज लूज सिचुएशन है जिसमें लेकिन सुलैरी साहब, जैसे कि आपने बड़ा अहम नुक्ता रीजनल ब्लॉक्स की जो आपने बात की है, तो आपको लगता है इकोनॉमिक ब्लॉक भी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को इकोनॉमिक ब्लॉक में एक तब्दील करना चाहते हैं, ख़ास तौर पर उन ममालिक के हवाले से उसकी ख़ास स्ट्रेटजी है जिनको वो अपनी सिक्योरिटी अम्ब्रेला के नीचे रखता है, जैसे कि मिडल ईस्ट है और इसके साथ साथ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, फिर ईस्ट एशिया के जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं। तो आपको लगता है कि उनको बारगेनिंग पोजीशन पे लाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ये सारा जो है वो मामला कर रहे हैं? अब अगर ताइवान जिसकी बका ही अमेरिका पे है, यानी दुनिया के बेशतर ममालिक इंक्लूडिंग पाकिस्तान ताइवान को तस्लीम ही नहीं करते, हम कहते हैं कोई चीन का हिस्सा है, सिर्फ अमेरिका और उसके चंद इत्तेहादी जो हैं वो ताइवान को जो है सपोर्ट किए बैठे हैं। तो उस पर भी ट्रंप ने अपने इब्तदाई राउंड में 42% टैरिफ था, 10% यूनिवर्सल और 32% वो लगा दिया था। इसी तरीके से कनाडा और मैक्सिको जो कि उसके दो हमसाया ममालिक हैं उन पर टैरिफ लगा दिया, यूरोपियन यूनियन पर टैरिफ लगा दिया, गो के बाद में यूनिवर्सल है। कनाडा और मैक्सिको का जो टैरिफ है उस पर ऑटोमोबाइल पे तो वो अभी भी है। तो ये
इकोनॉमिक ब्लॉक वाली जो कहानी थी वो तो उसको आहिस्ता आहिस्ता खुद ही खत्म करते चले जा रहे होंगे। अगर मिडल ईस्ट या यूरोपियन यूनियन के साथ वो अपने ट्रेड पैक्ट कर लेता है और अगर इसी तरीके से कनाडा जो है या जापान वो चाइना के साथ कर लेते हैं, तो फिर वो जो स्ट्रेटजी थी अपना ट्रेड ब्लॉक बनाना या इन्फ्लुएंस में लेके आना, वो तो आहिस्ता आहिस्ता वीक होता जाएगा। हमारे जैसे मुल्क जो हैं जिनको के तमाम तजारती पार्टनर के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाने की ज़रूरत है, चूँकि हमारे एक्सपोर्ट बास्केट भी महदूद है और हमारी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भी महदूद हैं। हम तो निगोशिएट यकीनन कर रहे होंगे, लेकिन लेकिन सर अगर चीन के साथ तिजारती जंग की बात की जाए तो अमेरिका अब हम देख रहे हैं कि 2 हाथ आगे है। एप्पल की अगर आईफोन की हम बात कर रहे हैं तो अब तो वो भारत से लेना शुरू कर दिया है, तो ये तिजारती जंग आगे बढ़ती है, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अब यूरोपियन यूनियन ने आज ऐलान किया है कि अगर ये अमेरिका के साथ उनकी निगोशिएशन कामयाब नहीं होती तो वो अमेरिका की टेक सर्विसेज पे, टेक जाइंट्स पे महसूलात लगा देंगे। अब टेक जाइंट्स का मतलब क्या है? आपका जूम, आपका फेसबुक, आपका इंस्टाग्राम, आपका माइक्रोसॉफ्ट, आपका एप्पल, यानी तमाम तर वो जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं, इसी तरीके से जो अमेरिकन इंश्योरेंस सर्विसेज हैं, अमेरिकन फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, सिटी बैंक है, बाकी जो बड़े जेपी मॉर्गन है, बड़े बड़े बैंक्स हैं, तो अगर उन पे महसूलात लग गए, जो उन पे ड्यूटी लगनी शुरू होगी, जो अगेन लूज लूज सिचुएशन होगी। अगर पाकिस्तान में अव्वल तो सख्ती नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम भी यूरोपियन यूनियन होते और ये ड्यूटीज लगा देते तो नुकसान तो पाकिस्तानी कंज्यूमर का होगा या यूरोपियन कंज्यूमर का होगा। तो ये जो एक ऐसी जंग है जिसमें कोई भी फाते नहीं होगा। बिल्कुल, ये एक ऐसी जंग है जिसमें कोई भी फाते नहीं होगा, सबको इसका नुकसान होगा। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। और डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं आपको पता है एक के बाद एक सरप्राइज़ दे रहे हैं। कुछ लोग इनको वैसे लोगों को भी इन्होंने काफ़ी कंफ्यूज रखा हुआ है, लोग समझ नहीं पा रहे कि डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनैलिटी क्या है। वो एक जाने बहुत बड़ा डिसीजन कर लेते हैं, कुछ लोग इनको जीनियस समझते हैं और कुछ लोग ये समझते हैं कि ये फैसला पहले ले लेते हैं, सोचते बाद में और उसके बाद फिर यू टर्न लेते हैं। बहरहाल हमें आगे बढ़ना है, ब्रेक लेनी है, अभी ब्रेक का वक्त। आप लोग